नमस्कार। खाना और खिलाना हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है, लेकिन आज जब हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ में मिलावट है, तो एक प्रश्न चिन्ह सा खड़ा हो गया है कि क्या खाएं और क्या खिलाएं। इसी पर आज हम लोग मंथन करेंगे और हमारे साथ हैं बाबूलाल गुप्ता जी, अध्यक्ष राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ। आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, CMHO फर्स्ट जयपुर। डॉक्टर साहब स्वागत आपका। तो डॉक्टर साहब, कोई मेहमान आए तो आज उसको हम लोग आम और दूध दे दें या नहीं दें, क्या कहते हैं आप? जयपुर शहर में जो अभी आम आ रहा है वो कार्बाइड से पका हुआ आम आ रहा है। सभी जगह कार्बाइड यूज करके उसका आम पकाया जा रहा है और वो कार्बाइड हमारे लिए बड़ा ही हानिकारक है। आप जांच चुके हैं कि कार्बाइड से पका आम है? जी हाँ, हमने अभी अभियान चलाया है। अभियान चलाने के अंदर हम जगह जगह जाके छापे मार रहे हैं। उसमें हमने अभी एक छापे में हमने 100 पेटी के अंदर जब चेक की, सभी पेटियों के अंदर कार्बाइड फल मिला, कार्बाइड रखा हुआ मिला हमें। बाबूलाल जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जहाँ से ये आम चलता है कहाँ से चलता है वहीं जी से आम? समझ लीजिए कि कुछ हैदराबाद से आ रहे हैं, कुछ कर्नाटका से आ रहे हैं, कुछ गुजरात से आ रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और जहाँ से जिस खेत में पैदा हुआ है और जो ठेकेदार वहाँ आम तोड़ता है, आम क्या कैरी तोड़ता है और फिर पेटी में जब पैक करता है तो वहीं पर वो कार्बाइड रख देता है और वो फिर यहाँ आता है। वो करीब मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन का उसमें समय लगता है। 3 या 4 दिन आकर के होलसेल मंडी में आता है, वहाँ फिर ऑक्शन होती है और ऑक्शन से फिर रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर से आपके पास जाती है। तो लेकिन डॉक्टर शर्मा, सॉल्यूशन क्या है? मतलब भाई, और क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, कार्बाइड से पका आम खा लेंगे। नहीं है, कभी कभी साल में 3 महीने तो खाने को मिलता है जी। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बाइड पूरी तरह से बैन है खाने के क्या लिए। करता है कार्बाइड से पका हुआ आम आपके शरीर को? जो कार्बाइड है इसके अंदर से एथिलीन गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है, जिससे हमारे अंदर जो पेट की नलियाँ आते हैं उनके अंदर छाले, अल्सर, और उसके बाद इसके अंदर जो आर्सेनिक और फास्फोरस की मात्रा है उनसे हमें कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये खाने के लिए पूरी तरह बैन है। केवल इसको इंडस्ट्रियल यूज के अंदर यूज किया जाता है, किंतु कुछ कारणवश लोग बाग इसको केवल ग्रीड है जी, पैसे की, कि आए फटाफट बेचें फटाफट। नहीं, ग्रीड नहीं है। आवश्यकता इसलिए है कि जैसे अभी चर्चा में डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि हमने कुछ यहाँ ऐसे स्टोरेज डेवलप किए हैं, पर अभी पूरे भारत में ये स्टोरेज डेवलप नहीं है और जहाँ से ये आम निकल रहा है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता, आप इनकी बात तो का जवाब ऐसी- देना चाहेंगे? अगर होता तो निश्चित रूप से वहाँ से ऐसा कोई नहीं है कि आम किसी को खिलाना हो, क्योंकि मेरे घर में भी वही जा रहा है जो मैं किसी दूसरे के यहाँ पहुँचा रहा हूँ। मैं एक चीज़ का अगर उपभोक्ता हूँ, एक चीज़ का अगर बेचने वाला हूँ तो दूसरे का उपभोक्ता भी हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर ये धीरे धीरे अगर मान लीजिए ऐसे स्टोरेज, ऐसे इस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ राजस्थान में भी अगर इस साल की बात कर लें तो शायद ये व्यवस्थाएं हुई होंगी, पर मेरी नॉलेज में इससे पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। क्या व्यवस्था है, क्या सोल्यूशन है डॉक्टर शर्मा? देखिए, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि हमने यहाँ पर एथिलीन चैम्बर बनवाए हैं जो FSSA फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अनुरूप मान्य है। उसके अंदर एथिलीन गैस का एक निश्चित अनुपात में उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर फल आराम से पकाए जा सकते हैं। जयपुर शहर के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जयपुर शहर ही नहीं जिले के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को व्यापार समझाएं कि वो एथिलीन गैस चैम्बर का इस्तेमाल करें, उनसे फल पकाएं, उसके बाद मार्केट में लाएं। ओल्ड फैशन साउंड करूंगी तो मतलब बाबूलाल जी, हम लोग ये सोचें कि अब पेड़ पे तो जी फल पकते ही नहीं। एक समय था जब हमारे चारों तरफ यहाँ बगीचे थे, बाग थे, उनकी जगह तो कंक्रीट के महल खड़े हो गए और अब बाग बगीचे तो कहीं है नहीं। अब जब इतने 400 किलोमीटर से, 800 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से आम लाके यहाँ खाया जाता है, तो निश्चित रूप से अगर वो वहीं ऐसी व्यवस्था हो जाए, फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा वो जो गैस है उसी का वैसा ही चैम्बर आए, तब उस चैम्बर में ही वो मिल करके आए और यहाँ आकर के पके और फिर बिके, तो एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये अभी तक इसकी भी, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है, और एक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की भी चर्चा नहीं हुई है। और हर चीज़ में ये देखा जाता है कि धीरे धीरे आज भी इस साल भी आपने देखा होगा थोड़ी सी आम की शॉर्टेज थी, तो मेरे ख्याल से बाज़ार में 80 रुपये किलो से आम कम नहीं मिला। एक सफ़ेदा को छोड़ दिए जो 50 रुपये किलो में मिला है, बाकी सारे आम 80 रुपये किलो से ज़्यादा ही बिके हैं। तो कंज्यूमर को कम से कम कीमत में चीज़ उपलब्ध हो ये भी आवश्यक है, और अच्छी चीज़ उपलब्ध हो ये भी आवश्यक है, उसके स्वास्थ्यवर्धक चीज़ हो ये भी आवश्यक है। ये कहा गया है कि आम एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे शरीर का ओवरऑलिंग कर देता है अगर इस 3 महीने में आप आम खाते हो तो। लेकिन अगर हम लोग ये आम कार्बाइड से पका हुआ खा रहे हैं तो पता नहीं जी कौन सी ओवरऑलिंग होगी। लेकिन देखिए, मेरा प्रश्न आज आम सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया क्योंकि आज वो हर घर में है, हर कोई खा रहा है।
कौन से, हमको तो जी हम लोग दूध की बात करते हैं, हम लोग घी की बात करते हैं, हम लोग दालों की बात करते हैं, हम लोग मसालों की बात करते हैं, और नॉनवेज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन से कुछ पकाए जाते हैं और उनसे उनका वजन बढ़ाया जाता है। डॉक्टर साहब क्या खाएं? नहीं, खाने की तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एफएसएसए एक्ट बना इसलिए है कि हम लोगों तक, आम जनता तक शुद्ध खाना पहुंचा सकें। हाइजीनिक और शुद्ध खाना पहुंचाने के लिए एक्ट का प्रावधान बनाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हम लोग सभी नैतिक तौर से उपभोक्ता और जो बेचने वाला है और समाज, यदि हम तीनों मिलके इसको ठान ले कि हमें शुद्ध वस्तु का सेवन करना है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हमें शुद्ध वस्तु नहीं मिले। नैतिक तौर पे आप क्या कहते अभी हैं हमने बाबूलाल एक जी? अभियान चलाया था हम्म, कि टिंडे का स्वाद टिंडे में आए, लौकी खाएं तो स्वाद आए और कोला खाएं तो स्वाद आए। अब जब स्वाद की बात हुई तो क्वांटिटी घट के आने लगी। हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं वो बार बार कहते भी हैं कि ऑर्गेनिक खाद यूज़ लीजिए, ऑर्गेनिक इसको पकाइए, उसी तरीके से सारा पैदा भी कीजिए, पर फिर वो क्वांटिटी थोड़ी सी रह जाती है और खाने वाले हैं ज़्यादा। तो वो सब दोनों का तालमेल हमको बिठाना पड़ेगा, और वो तालमेल जब तक नहीं बैठेगा कि जितना डिमांड है उसी के अनुसार आपूर्ति भी हो, और नहीं तो फिर वो दुनिया में जो बात फैलती है, और हम भी देखते हैं रोज़ कि एक इंजेक्शन लगते ही घिया इतनी लंबी हो जाती है, टिंडे का टिंडा रह जाता है और करेला का स्वाद ही कुछ और हो जाता है। फिर वो सिर्फ जो मसाले हैं उसी के हिसाब से हम लोग, मसालों का स्वाद ही रहता है, सब्जी का स्वाद नहीं रहता। आज बात हो रही है हमारी सेहत की सुरक्षा की, तो इसमें सरकार की क्या जिम्मेवारी बनती है? हम ये कह के तो पल्ला नहीं झाड़ सकते डॉक्टर शर्मा कि भाई, या बाबूलाल जी आप भी, कि भाई अब ये तो है सिचुएशन है, इतना होगा या तो महंगाई बढ़ जाएगी या सब लोगों को मिलेगा नहीं। सॉल्यूशन क्या है? खाने में मिलावट से क्या जिम्मेवारी बनती है सरकार की और क्या जिम्मेवारी बनती है आपकी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कई बार लगता है जी कि जो घर में दूध आया है उसमें मिलावट है, या जो घी का डब्बा खरीदा उसमें मिलावट है, लेकिन सरकार के पास इतनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। निश्चित तौर से मानते हैं कि सरकार के पास अभी मैन पावर की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है, मैन पावर की कमी, शॉर्टेज चल रही है। किंतु जो यहाँ पर उपलब्ध है लैब, हमारी जो सेंट्रल लैब जो यहाँ पर लगी हुई है मिनी स्वास्थ्य भवन में, आमजन वहाँ जाकर अपनी कोई भी जो इस तरह की सामग्री है जिसमें उन्हें डर है कि वह मिश्रण है, वे वहाँ आकर चेक करा सकता है। ये फैसिलिटी हमारे यहाँ मौजूद है, जिसमें मिनिमम फीस पर हम उसकी ये जो कोई अशुद्धता है की जाँच कर देते हैं। और फिर क्या होता है? जांच करने के बाद उसके ऊपर हम उसके जो जिस शॉप से या जिस जगह से हम ले रहे हैं उसके खिलाफ हम एफएसएसए एक्ट के तहत कार्रवाई करा सकते हैं। हमें लिखित शिकायत दीजिए, हमारा जो फूड इंस्पेक्टर है वो जाएगा वहाँ पर, उसकी वो डिब्बाबंद या जो भी इसकी सामग्री है उसको जब्त करेगा, उसके खिलाफ उसके सैंपल लेगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो बाबूलाल जी कितनी बार हुआ है ऐसा? पहले तो डॉक्टर साहब ने एक एक्ट की बात की, फिर लैब की बात की। अगर राजस्थान में मेरी नॉलेज सही है तो कुल मिलाकर के 10 लैब से ज़्यादा कोई लैब नहीं है। कुछ लैब ऐसी, कुछ लैब ऐसी, कितनी है सर? कुछ ऐसी लैब अभी लगाई थी तो उनकी गाड़ियां ही खड़ी थी। वो हमने ये कहा था। सर एक बार पहले इसका जवाब आ जाए, कितनी लैब है? हर संभाग स्तर पर हमारी लैब मौजूद है। उसके अतिरिक्त जो लैब की सुविधा है, कुछ प्राइवेट जो हमारी ऑथराइज लैब है, जैसे सरकार ने अभी ऑथराइज लैब जयपुर में भी, प्रतापनगर में भी की है। कितनी लैब है टोटल? हमारे 10 से ज़्यादा नहीं है। हाँ, 10 से ज़्यादा नहीं है, मानते हैं 10 से ज़्यादा लैब हमारे यहाँ नहीं है। सर पूरी राजस्थान के लिए 10 लैब है? हाँ, पूरे जो है हमारी जो फूड लैब है इतनी वो है लगभग हैं। अच्छा, पूरा। चलिए हाँ जी आगे। मैं तो ये कहता हूँ पूरे इंडिया में 55 लैब ही हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 155 की स्वीकृति दी, उसमें से 60 लैब और लगी हैं, और हमारे यहाँ भी 40 लैब लगनी है, परंतु अभी उनका कहीं पता ठिकाना नहीं है। एक बात तो ये लैब की हो गई। दूसरी एक्ट की एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं होलसेलर की बात बता रहा हूँ, साबुत ग्रेन की बात बता रहा हूँ कि साहब मोठ और मूंग एक जगह पैदा हो गए, मोठ और मूंग अगर एक साथ आए तो हमारा एक्ट ये बोलता है कि ये अडल्ट्रेशन होगा। किसान उनको बोता है तो वो लेकर के एक साथ आता है। तो ये ऐसी एडल्ट्रेशन की और छोटी छोटी अगर इसके अंदर घुसेंगे एडल्ट्रेशन में तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। वो डॉक्टर साहब ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि माइन्यूट में इस बारे में नहीं जानना चाहता। तो आपकी चर्चा चल रही है ना बाबूलाल जी सरकार से कि भाई ये जो एडल्ट्रेशन के जो ये कानून बनाया गया है, जो ये एक्ट है, इसको कम से कम भारत के देख के बनाया जाए। अब ये हाँ मतलब ये मोठ और मूंग वाली बात तो ये तो देखिए नहीं है। जैसे पानी की बात है, अब पानी साहब, पानी ऐसा काम में लीजिए, ऐसा एक्ट में मौजूद है जी, और म्यूनिसिपैलिटी जैसा पानी देगी वैसा ही काम में लेंगे। अब अगर चेक करना हो तो म्यूनिसिपैलिटी का पानी चेक करो, हम कहाँ से उस पानी को ठीक से काम में लेंगे? मतलब एक छोटी छोटी बातें हैं ये जो जनता को जानना चाहिए। कि दूसरा ये, मैं जो माल जो हर उपभोक्ता खाता है वो मेरी किचन में भी जाता है, मेरे परिवार वाले भी उसको उसी को भोगते हैं।
तो मुझे भी उतना ही कष्ट है जितना किसी और को है। आप क्या जवाब देंगे बाबूलाल जी की बात? मैडम मेरा मानना ये है कि लैब की परेशानी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। आप सैंपल लाइए, हम चेक कर देंगे। और जब हम जाते हैं, जब सैंपल लेते हैं, अब तक हम राजस्थान में, मैं जब से मुझे मालूम है जयपुर शहर 420 सैंपल ले चुके हैं। उसमें 33% सैंपल फेल हो गए, 141 सैंपल फेल हो चुके हैं, जिसमें कुछ पे जुर्माना लगा है, कुछ पे केस अभी तक केस चल रहे हैं। किस किस चीज के सैंपल थे जी? मतलब एक हम लोग एक रफली बात कर रही हूँ मैं, कोई बहुत स्पेसिफिक में मैडम नहीं हम जा रही। किसी चीज़ का जिसकी हमें शिकायत मिलती है, जो हमें लगता है जिसमें हमें परेशानी, दूध से लेकर घी, दूध, सर घी। एक चीज बताओ, इतने सालों में मैगी की शिकायत नहीं आई? अभी भी ये जो मीडिया में जिस तरह से हल्ला हुआ, उसके बाद हमने अपने अपने स्तर पर और सरकार ने अपने स्तर पर सैम्पलिंग की प्रक्रिया शुरू कराई, जिसके तहत जयपुर शहर में हमने 30 या 33 मैगी के सैंपल लिए। और हमने उन सैंपलों को, कुछ चीज़ें उसमें लेड और MSG की बात चल रही थी, तो वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है सुविधा जांच की, तो हमने सिर्फ गाजियाबाद लैब भेजा है जांचने के लिए। उसके अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई कर देंगे। इसको यदि तो रिपोर्ट नहीं आई है? हाँ, गैजेट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है हमें अभी। सर आप खुद मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल्स हैं? नहीं, सिस्टम लूपहोल नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम। हाँ, जो चीज़ें हैं, कुछ लैब हमारे पास, लैब के अंदर अब इतनी चीज़ें हैं, फूड जो एडल्ट्रेशन है, जो आप खाने की चीज़ें, इतनी छोटी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा व्यवसाय है कि सही बात है सर, जितने खाने के पदार्थ हैं उतना ही उसमें एडल्ट्रेशन है, जी, हर तरह जी, का अलग अलग है। लेकिन जहां तक अभी जैसे बाबूलाल गुप्ता जी ने जी एक्ट की बात करी, कहीं ऐसा तो नहीं होता सर कि ये आप लोग इम्प्लीमेंटेशन में ये मूंग और मोठ के कंफ्यूजन में रह जाते हैं और जो वाकई नुकसानदायक चीजें हमारे शरीर को वो निकल जाती हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, हम मूंग और मोठ पर तो बहुत पीछे जाते हैं। हम तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिलावट आज दूध के अंदर है। हर आदमी आम मिलावट पानी, हर दूध में पानी मिला के बेच रहा है आदमी, तो ये सबसे आम, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। घी की मिलावट, घी में रोकने वनस्पति मिला के करते हैं, आलू या शकरकंद को उबाल के डालते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सर आज बहुत सारे सुनने वाले ये कह रहे होंगे कि भाई दूध में पानी ही डाला तो कोई बात नहीं, अगर तुमने घी में सिर्फ शकरकंद या आलू ही मिलाया चलो वो भी खा लेंगे, लेकिन सर डर लगता है ये कार्बाइड, इन केमिकल से जो कि शरीर को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मानते हैं आप? अरे मैडम, इस जयपुर में 110 ब्रांड के पानी बिक रहे हैं और एक भी चेक्ड नहीं है। डॉक्टर शर्मा जवाब दीजिए। नहीं, हम बिस्लेरी, अब बिस्लेरी की वही बोतल है, यहाँ बिस्लेरी का टेस्ट अलग है, बगरू में चले जाओ बिस्लेरी का टेस्ट अलग है। फिर बगरू से थोड़े आगे बढ़ो, आप अगर दूध की किसी पंचायत में चले जाओ, बिस्लेरी मिलेगी आपको, पर उसका टेस्ट अलग है। ये टेस्ट मतलब नहीं है हमारा, मतलब उद्देश्य है कि उसके अंदर जो मिनरल्स की मात्रा होनी चाहिए, जो आवश्यक मिनरल है वो आवश्यक मात्रा में, ये मानक तय मानक कौन करेगा? तय मानक है, तय मानक तो मैगी के भी थे, तो तय मानक तो नूडल्स के भी इसलिए हमें मैगी तय मानक तो आपके जो दूसरे अंकल चिप्स बिकती है उसके भी हैं, तय मानक तो आपके जो पैक्ड चीजें बिक रही है उन सबके हैं, तय मानक तो सिंथेटिक हम कोशिश हम ही लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले जितने भी मल्टी ब्रांड जितने भी हैं उनको एक्सेप्शन हमेशा किया गया है और उसकी कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक बाहर बैठ करके अगर वो ठेला लगा करके पकोड़े आपके सामने दाल भी पीस रहा है और उसको दाल के आपके सामने पकोड़े तल रहा है, वो कहेंगे इसमें इसने मिलावट कर दी, तेल भी खराब कर दिया, इसका सैंपल। ऐसा नहीं शर्मा, क्या आप ये मानते हैं सर, जो आपका पॉइंट है ये बहुत एक जेन्युइन पॉइंट निकल कर आए, लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप ये मानते हैं कि जो ये एंट्री पॉइंट है फास्ट फूड का या इन वाले गुड्स का, जिसके अंदर अलग अलग किस्म के ऑयल्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट पे नेशनल लेवल पे चेकिंग होनी चाहिए, ये एक स्टेट इशू नहीं होना चाहिए? है इसके ऊपर आप जो भी बात कर रहे हैं, ये मल्टी लेवल ब्रांड की बात कर रहे हैं, सबके ऊपर FSSAI का स्टैंप लगा होता है, अर्थात उसकी मानक जो तय मानक है उनके अनुरूप बनाई हुई मात्रा है, उसकी स्टैंप लगने के बाद ही मार्केट में आता है। आप देख लीजिए, मल्टीनेशनल ब्रांड होगा, यदि वेज है तो ग्रीन निशान होगा, नॉन वेज है तो रेड निशान भी लगा होगा उसके अंदर, ऐसा नहीं है, पूरे मानक तय है। और जब मैगी बात है, मैगी की आज तक कभी शिकायत, वो जो निश्चित मानक के तहत FSSAI की मोहर लग के आती है। अभी बाहर लेके बिस्किट जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, छोटे छोटे जो बिस्किट के पैकेट आते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो मीठे मीठे जो निकलते हैं पार्ले के, उस बिस्किट के यहाँ का मैक अलग स्वाद, अजमेर का मैक अलग स्वाद, पूना में बनता है अलग स्वाद, पर आज तक किसी ने उस पार्ले मैं आपसे निवेदन करूँ गुप्ता जी, वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि स्वाद का मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, आपकी मात्राएं क्या है, आपकी मिनरल्स की मात्रा कितनी है, इसके अंदर फ्लोराइड तो ज़्यादा नहीं है, इसमें कैल्शियम मात्रा ज़्यादा नहीं है, हार्ड वाटर तो यूज नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों देख के हम उनकी जांच करते रहते हैं लगातार। पैक अभी हमने लिम्का, कोका कोला और साथ में हमने कुरकुरे,
अंकल चिप्स और तरह तरह के नूडल्स सबके सैंपल उठाए, इसीलिए हमने कि भी सैंपल उठाए, पर कोका कोला और इनके तो अपने पास है ही नहीं अभी। फुल फ्लैश्ड अगर अपन चेक करना चाहें पूरे इंडिया में ऐसी कोई लैब नहीं है जो इनको ये बता दे कि इसमें ये इंग्रेडिएंट हैं, इसमें ये है, लेकिन इसमें सर नहीं क्या ऐसा नहीं पूरे है इंडिया में नहीं। अगर कोका कोला भारत में बन रहा है और हमारे यहाँ कहीं पानी से बन रहा है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है या पेस्टिसाइड है, तो वो नेचुरली उसमें आएगा? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं आएगा, दैट शुड बी नॉट यूज्ड, बिल्कुल नहीं आएगा। वो जो पानी यूज कर ही नहीं सकता, वो उसको पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा पानी को, उससे फ्लोराइड की मात्रा निकालनी पड़ेगी, उसको हार्ड वाटर दूर करना होगा उसको, उसके बाद ही वो पानी यूज कर सकता है। यही प्रश्न मेरा अगली बार आप दोनों से रहेगा कि जनता किन बातों का ध्यान रखे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, मंथन जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब जूता खरीदना हो तो जी नाप देख के खरीद लेते हैं, पाँव में फिट आ गया तो ठीक है, लेकिन खाद्य पदार्थ को हम कैसे देखें? हम कोई नहीं चाहता कि हम स्वयं, हमारे घर के बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को हम लोग मिलावट वाले पदार्थ दें। किन बातों का ध्यान रखें? तो जी मतलब सुंदरता का ध्यान रखें, मतलब कि सुंदर नहीं हो। शर्मा जी, सुंदर नहीं हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप खाद्य पदार्थ लेने से पहले आप 2-3 चीज़ें जरूरी हैं, उनका ध्यान रखें। जैसे आप जो खाना जो पैक या फूड ले रहे हैं जिसके ऊपर देखें FSSAI की मोहर लगी हुई है, उसके अनुसार मतलब कि वो खाना आपके लिए ठीक है। सर अभी आजकल ना वो सेब आ रहे हैं और आम आ रहे हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है बेस्ट क्वालिटी, उसका क्या करें? जो सेब जो जिन पे सेब पे जो स्टिकर लगा रहा है, वहाँ जहाँ भी देखा जाएगा कि वहाँ पर मोम का यूज करके उसको चमका दिया जाता है। तो उसका साधारण तरीका है, अपने नाखून से इसको आप रब करेंगे उसको थोड़ा सा, तो वो मोम उसको उतरने लगेगा, तो आप पता लग जाएगा कि सेब ये उससे मोम से ये इसको सुंदर किया हुआ है। या उसको पानी या किसी कपड़े से रफ सरफेस से साफ करेंगे तो चमक हट जाएगी, तो मालूम चल जाएगा कि ये चमकीला सेब या आपको मोम से किया हुआ है। तो आप लेने से पहले चमकीला सेब जितना कम होगा वो ज़्यादा उचित होगा बजाय चमकीले सेब के। वही कह रहे हैं जो मैं कह रही थी सर, सुंदरता पे ना जाए, सुंदरता ना जाए उसकी आप इसके मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आपकी बात को। आज 60 ट्रक सेब रोज जयपुर में आ रहे हैं, बाहर के आ रहे हैं, और वो सारे वैक्सीनाइज होके आते हैं। जितना भी आपको मार्केट में आज सेब मिलेगा, कश्मीर का सेब नहीं है, हिमाचल प्रदेश का सेब नहीं है, पूरा का पूरा बाहर से आ रहा है। अब कस्टमर को चाहिए कि वो पहले गर्म पानी में डाले, उस मोम को हटाए और फिर अपना खाए। हाँ, ये तो कुछ सेफ्टी पॉइंट है कि जो भी सब्जी या फल आप घर पे लेके जा रहे हैं, चाहे आम ही हो या और फल हो, उसको कुछ देर आधा घंटे के लिए आप पानी के बर्तन में डाल दें। नमक डाल दें तो अच्छा रहता है। थोड़ा नमक डाल दें, थोड़ा नींबू के उसमें मात्रा डाल दें और आधा घंटे तक छोड़ दें उसको, तो उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स या जो केमिकल ऊपर के जो लेयर है वो धीरे धीरे उससे हट जाती है परत से और पानी मिल जाती है। देखिए मेरा आपसे कुछ प्रश्न है दूध और ये मावा को भी लेके, लेकिन उससे पहले बाबूलाल जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप ये मानते हैं, आप व्यापार संघ के आप अध्यक्ष हैं सर, आप ये मानते हैं कि एक्सपायरी में हम सभी बहुत लापरवाह हैं, जो व्यापारी है वो भी और जो कंज्यूमर है वो भी? 100% हम दवाइयों की नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि 100% बिल्कुल सही है। जो दवा की आपने बात की, मतलब जो सबसे आवश्यक है, जो आपको इसलिए दी जा रही है कि आपका कोई ना कोई अंग या कोई भी चीज़ जो आग में खराबी आ गई है वो ठीक हो, अगर उसकी भी एक्सपायरी हम नहीं देखते। और जो व्यापारी है बेचने वाला, देखिए व्यापारी पता नहीं, ये उसकी लापरवाही कही जा सकती है। लापरवाही क्यों? कि अगर वो देख लेता है तो उस कंपनी वाला तैयार है उसको वापस लेने के लिए, वो कंपनी नहीं कहती। पदार्थों के लिए लागू है बिल्कुल, सारे ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल बचाने के लिए वो हमारा नहीं बिल्कुल सारे खाद्य पदार्थों के लिए लागू है। ये होना चाहिए। एक्सपायरी चीज अगर किसी पे भी एक्सपायरी लिखा हुआ है तो वो देख के, और व्यापारी भी देख करके ही बेचे, ये जरूरी है, और कस्टमर भी देख करके ले, ये भी जरूरी है। एक्सपायरी वाली प्रॉब्लम सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपायरी प्रॉब्लम। मैं तो कहूँगा बड़ी बड़ी कंपनियाँ, या कोक है या ये लिम्का है, ये बड़ी कंपनियाँ जो 2 लीटर की बोतल लेते हैं आप, उनके ऊपर जो डेट लिखी होती है बड़ी बड़ी महीन और बहुत ही इस तरह से कि आम आदमी से पढ़ ही नहीं सकता उसे पढ़ने के लिए। हमारे तो थोड़े से उम्र हो चली, हमको तो वैसे ही नहीं दिखता उसमें कुछ। हाँ, चश्मे के बाद भी नहीं दिखता, तो बहुत मुश्किल है। तो क्लियर ये होना चाहिए, क्लियर कट लिखा होना चाहिए साफ शब्दों में। अगेन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। हाँ, कि इसमें लिखना चाहिए साफ ढंग से कि इसमें इसकी एक्सपायरी डेट ये है जिसको अब तक यूज किया जाना है। लिखना पर्याप्त नहीं है, लिखना ऐसा होना चाहिए कि लोगों को दिख जाए, आम आदमी को आसानी दिख सके, उसका यूज कर सके। तो ये एक्सपायरी डेट वाला आप मानते हैं इशू है? इसके हिसाब से भी कई बार कंप्लेंट आती हैं, आपको जरूर छापे मारते हैं? हाँ, अभी हमारे सिंधी कैंप के यहाँ से कंप्लेंट आई है कि उसके अंदर जो पैक्ड फूड है फ्रूटी, वो एक्सपायरी डेट के बावजूद वो वहाँ पर दौड़ले से बिक रहा है। मैंने अपनी टीम को वहाँ पर निर्देशित किया है कि वहाँ जाकर छापा मारे और जितने भी दुकानदार हैं जहाँ भी हैं यहाँ से जब्त कर लिया जाए, और आवश्यक समझे तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से हम लोग सब भी ध्यान रखें, कुछ भी खरीदने से पहले एक बारी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए, क्योंकि पहली हमारी सेहत सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेवारी है। लेकिन अब जी दूध का क्या करें?
दूध का मैडम, दूध की बड़ी प्रॉब्लम है। दूध में पानी की कोई दिक्कत दूध नहीं। दही का देश है जी, आप जी ऐसी जी बातें कर जी रहे हो। नहीं नहीं, पानी की का जो है अडल्ट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत जब होती है जब उसके अंदर हम यूरिया, स्टार्च, वनस्पति और डिटर्जेंट और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज करने लग जाते हैं, तब हमारी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदायक चीज़ हो सर जाती ये तो है। पैकेज दूध में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। हम तो बड़े खुश होकर खरीद रहे थे जी कि सरस या अमूल का दूध खरीद लें, लेकिन उसमें भी कई बार कुछ कुछ सुनने को मिलता है। नहीं, सरस में अंदर निश्चित तौर से कभी कभी ये घटना घटती है। सरस का दूध निश्चित तौर से शुद्ध दूध होता है। मैंने मेरे अभी मेरे प्रयोगशाला के अंदर सारी चीज़ें जांच कर देखी हैं। सरस का दूध 100% शुद्ध दूध मिला हमें। कभी कोई घटना एक बार या दो बार घटना ऐसी घटी है जिसके तुरंत हम पकड़ में आ गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। सबको सचेत होना पड़ेगा, संघ को, व्यापारियों को, सरकार को और हम लोगों को। तभी हम लोग ये मिलावट वाला जो एक मैं तो कहूँगी पोल्यूटेड हवा आज सब जगह फैल गई है, हर पदार्थ में आ गई है, तभी हम इसको ख़त्म कर पाएंगे और एक अच्छी जीवन शैली को हम लोग आगे ले सकेंगे, बीमारी से दूर रह के स्वस्थ रह सकेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मंथन में आने के लिए। तो ये रहा हमारा मंथन फूड एडल्ट्रेशन के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी आपको आज मिली होगी उस पर आप भी अपने मन में कुछ मंथन करेंगे और हम लोग ये सोचेंगे कि आए हम भी सरकार का साथ दें और कभी भी अगर हमें फूड एडल्ट्रेशन का पता चलता है तो उसको सही जगह तक जाके उसकी कंप्लेंट करें, चुप ना रहें। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक जय हिंद।